गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने इससे पहले लेक्चर में चैप्टर 3 मत बांटो इंसान को ख़त्म कर लिया था। अब चैप्टर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, उसके लेखक है शंकर दयाल शर्मा। उसका परिचय देखते हैं। तो भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मतलब कि मध्य प्रदेश में हुआ था। मतलब कि ये जो लेखक है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के पाठ के, उसका जन्म भोपाल का मध्य प्रदेश है वहाँ पे हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई है। मतलब कि जो प्राथमिक शिक्षण है वो उसने एमपी में लिया है। आगे की पढ़ाई अपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की है। હવે આગળની પઢાઈ मतलब કે આગળનો અભ્યાસ એણે આગ્રા, इलाहाबाद અને લખનઉમાં કર્યો હતો। एमए एलएलबी की उपाधियाँ प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वहीं पर एक वर्ष तक प्रवक्ता रहे। मतलब कि वहीं कैम्ब्रिज की पढ़ाई उसने ख़त्म कर ली। बाद में उसने पीएचडी की पदवी प्राप्त कर ली थी। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। अब वहाँ से जब वापस आए तब उसने भारत में वापस आए तब उसने राजनीति में पाँव रखा। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। पहले वो राजनीतिक में राज्यपाल बने, फिर उपराष्ट्रपति बने और फिर राष्ट्रपति बने। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी है। अब हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषा में उसने पुस्तक लिखी है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है, जिसका नाम है देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूल धारा। अब इस पाठ में है कि कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र है। एक क्या है? रेखा चित्र। रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी ने व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मष्ठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। मतलब कि उसमें गुण था, उसमें कर्तव्य था, कर्तव्य निष्ठा थी। उसके लिए वो सामान्य परिवार से जन्मे थे, लेकिन राष्ट्र के प्रधानमंत्री तक उसका सफर चला। कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उसके जीवन का विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कमठता और सेवा है। लेसन देखते हैं। तो शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। मतलब कि शास्त्री जी का नाम है लाल बहादुर शास्त्री, उसके आगे कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे को उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। अब क्यों उसके नाम के आगे कर्मयोगी लिखना जरूरी है? क्योंकि उसका पूरा जीवन था वो कर्म से भरा हुआ था। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। अब एक सामान्य परिवार में से जन्म लेकर देश के प्रधानमंत्री की उसने सफ़र पूरी की। उसका रहस्य एक ही था, क्योंकि उसने पूरे जीवन में हमेशा सेवा की है, कर्मयोगी बने हैं। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा कर कर बैठे रहते थे। मतलब कि आधे लोग ऐसे होते जो अपने कर्म के या तो भाग्य के ऊपर भरोसा कर कर बैठे रहते और कुछ काम नहीं करते और अचानक कभी सफलता मिल जाती है। बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा था। वो अपने हाथ की लकीरें या तो अपना नसीब देखकर नहीं बैठे रहे, वो अपना जो चिंतन था, पढ़ाई थी वो की और अपना कर्म करते रहे। उसे अपने कर्मों पर पूरा भरोसा था और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। जीवन में एक के बाद एक अच्छी
पोस्ट उसने हासिल की। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था, मतलब जो कर्म करता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। वो कभी किसी का अच्छा काम करते हैं तो कभी उसको अभिमान नहीं आता था, और वो अपने पे गर्व भी नहीं करते थे, अभिमान भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा अपेक्षित दृष्टि नहीं रखी। मतलब जब उसने इतना अच्छा काम किया तो उसे जो फल मिल रहे तब भी उसने कभी उसी अपेक्षित दृष्टि को नहीं देखा। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी की प्रतिरूप था। जो गीता में निष्काम काम करते रहो ऐसा हमको ध्येय दिया है, उसी ध्येय पर वो चलते थे। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। सिर्फ उसको कर्मयोगी नहीं लेकिन निष्काम कर्मयोगी कहना उचित है। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन ही बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। पहले तो अपना उद्देश्य मतलब जो रास्ता है वो उस पर खुद इतनी आस्था रखता है, विश्वास रखता है। फिर उसी उद्देश्य मतलब जो हेतु होता है उसको प्राप्त करने के लिए वो कर्म करता रहता है, और वो कर्म में वो पूरा अपने आप को समर्पण कर देता है। यही तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन कराती हैं। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह से विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्व को पूरी तरह से निभा करना चाहते हैं तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। मतलब कि वो बोलते थे कि अगर आप कोई भी क्षेत्र में हो, जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या तो किसी अन्य क्षेत्र में हो, लेकिन आपको सफल होना चाहते हो तो आपका पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए और पूरी लगन से वो काम करना चाहिए, वही उसका कर्म होता है। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री को इतनी सफलता मिली है, उसकी जो जो इच्छा थी कर्म करने की वो सारे कर्म उसने किए, इसीलिए किए क्योंकि वो ऐसा सोच रखते थे। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत पर निहित है। जो व्यक्ति, जो समाज है, जो देश है वो अपना विकास करना चाहे तो भक्ति और कर्म को दोनों को मिलाकर ही ये कर सकता है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। अब लाल बहादुर शास्त्री था, उसका पूरा जीवन था, वो हमेशा अपना काम करते रहते थे, दूसरों की सेवा करते थे। उसका जीवन था वो पूरा सादगी भरा था और समर्पण की भावना थी। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों का विचारों में ही नहीं, अभिव्यक्त में नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपने विचारों में ऐसा कार्य लाते थे और फिर करते नहीं थे, लेकिन वो जो बोलते थे वो करके दिखाते थे। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था, मतलब जो उसका विचार आता है वही वो बोलते हैं और वही वो करके दिखाते हैं। वे जो कुछ कहते हैं तो वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र का लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। पहले तो वो जो कुछ बोलते थे वो करके दिखाते थे, और वो किसके लिए करते थे तो समाज के लिए करते थे, अपने राष्ट्र के लिए करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत ही बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते थे। उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा है, उसने पूरे समाज के बारे में सोचा है। पंडित नेहरू की समृद्धि राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। जब पंडित नेहरू जी की समृद्धि राजनीतिक का विरासत मतलब कि जब वो चले गए तब उसको संभालना
और उसको आगे ले जाना है। ये कोई सहला काम नहीं है, वो कठिन काम है, लेकिन देश के उस समय वह साफ साफ देखा कि उसने संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही थी। और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र को दृढ़ संकल्प की शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा की पूरा किया। सब समाज को भी पता था कि लाल बहादुर शास्त्री है वही ये काम संभाल सकते थे, और उसने अपना काम पूरी तरह निभाया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। अब सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि वो छोटे परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। मतलब सामान्य परिवार में जन्म लिया, सामान्य तरीके से उसकी परवरिश हुई, और जब प्रधानमंत्री बने तब भी वो पूरे सिंपल आदमी थे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी। देखने वाले हैं वो भी उसके देखकर तंग रह जाते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। जब गांधी बापू जी आंदोलन चला रहे थे तो उसको देखकर 1921 में उसने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों जैसे कि डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। अब ये किसके पीछे पीछे गए थे? तो एक तो गांधी बापू और एक थे डॉक्टर भगवान दास। वो दोनों का जो जीवन भर का आदर्शों था उस पे ही वो चलते रहे और औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जानी पड़ती कि विनम्र ही पृथ्वी से वारिश होगे। आप जितने दयावान होगे, जितना विनम्र होगे, वही पृथ्वी को आगे ले जा सकता है। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 साल की थी। अब जब शास्त्री जी थे वो जब 17 बरस की उम्र थी तब उसने देश की आज़ादी में उसने भाग लिया था। तब वो एक विद्यालय में एक विद्यार्थी की तरह अभ्यास करते थे। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। जब गांधी जी ने आंदोलन शुरू किए तो वो अपनी स्कूल छोड़कर वहाँ से बाहर निकल गए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों में ही लगा रहता था। परिणाम यह हुआ कि 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। जब तक जिए तब तक लोक सेवा मंडल के वो सदस्य थे। इसमें शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी की विचारों की अनुरूपता अछूतोद्वार से काम में अब तो लगाया। जो गांधी जी के विचार पर जो कार्य हो रहे थे उसमें उसने अपने आप को काम में लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया, मतलब उसका नया सफर शुरू हो गया था। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे जेल जाना पड़ा। જ્યારે 1929માં જ્યારે મીઠાનું આંદોલન થયું હતું ત્યારે શાસ્ત્રીજી હતા એણે એમાં ભાગ લીધો અને એના પરિણામ સ્વરૂપ એને જેલમાં પણ જવું પડ્યું। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की शुरुआत हुई तो वह सन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। जेल में गए, छूटकर बाहर आए, फिर जेल में गए। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए थे। इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्हें अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उसे 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी थी। सन 1943 में उसकी जेल यात्रा 3 बरस की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लग रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए।
इस पद में वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उसने 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी अनुकूलन पर विशेष जोर दिया गया, जो तब कर्ज लिया जाता था। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद में नगर पालिका में किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव में भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं के निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव तो था ही, अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका के जन सेवा का अनुभव भी जोड़ा दिया। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। मतलब धीरे धीरे वो जो आधारभूत इकाई जो कार्य कर रहे थे उसकी समस्या को देखा और समस्या को देखकर उसको समस्या को दूर करने का तरीका सोचा, इसीलिए लोग उसे अच्छी तरह जानने लगे थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अद्रम्य क्षमता के कारण 1937 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापक सभा के वह निर्वाचित हुए। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति में इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी की भिन्न भिन्न पदों पर रहे। यूपी में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू को अनुरोध वह केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री का पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने उसे जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। उनके मंत्रालय के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सादी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में लोकप्रियता मिली थी, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश में उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक अच्छा उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट ही था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं है। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों में रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मस्वयं के काम लिया, अधिकारों से अधिक कर्तव्यों की तहजीब दी। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, आप जो भी बनना चाहते हो, लेकिन आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इनमें से कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के लिए हित में स्वेच्छा के लगाए गए प्रतिबंधों के तरह होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मस्वयं के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी कि जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर था लाल बहादुर शास्त्री कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, ये ख़त्म होता है। एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं कि पाठ में क्या आया।
ओके। तो जैसे पाठ का नाम ही है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। ओके। उसके लेखक है शंकर दयाल शर्मा। जैसे महान कर्मयोगी क्यों कहा गया, तो लाल बहादुर शास्त्री महान कर्मयोगी હતા, કારણ કે તેઓ ભાગ્યને ભરોસે બેસી રહેનારા માણસ ન હતા. તેઓ કર્મને જ ઈશ્વર માનતા હતા અને ફળની આશા રાખ્યા વિના તે કર્મ પ્રત્યે પૂર્ણ રીતે સમર્પિત હતા. તેમનામાં ગીતામાં નિષ્કામ કર્મયોગીના લક્ષણો જોવા મળ્યા હતા. હવેની મુખ્ય 3 બાબતો હતી કે શાસ્ત્રીજીના ચરિત્ર અને જીવન દર્શનમાં 3 બાબતો મુખ્ય હતી. પહેલી તો કે પોતાનો ઉદ્દેશ્ય પ્રત્યે દ્રઢ શ્રદ્ધા હતી એને, અને એ જ ઉદ્દેશ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે કર્મયોગનું અનુસરણ કરતા હતા અને કર્મ પ્રત્યે પૂર્ણ સમર્પણ ભાવ રાખેલો હતો. જીવનમાં કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં સફળ થવા માટે સમર્પિતની ભાવના કર્મ કરતાં વધારે જરૂરી હોવી જોઈએ. કર્મ પ્રત્યે મનમાં ભક્તિ હોવી જોઈએ. હવે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી હતી એનામાં શું શું વિશેષતાઓ હતી, તો શાસ્ત્રીજી જે કંઈ કહેતા તે જ કરતા. તેઓ જે કંઈ કરતા તે રાષ્ટ્રના હિત માટે કરતા હતા. તેઓ વિશિષ્ટ વ્યક્તિ હોવા છતાં જીવનભર સામાન્ય વ્યક્તિ બનીને બેસી રહ્યા. વિનમ્રતા, સાદાઈ, સરળતા તેમના વ્યક્તિત્વમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયા હતા. તેમણે સમસ્ત જીવન મહાત્મા ગાંધી અને ડૉક્ટર ભગવાનદાસના આદર્શો અનુસાર જ વિતાવ્યું હતું. વિનમ્ર લોકો સંસારના વારસદાર બનશે, આ બાઇબલની જે યુક્તિ હતી એને ખરેખર એણે યોગ્યતા આપી હતી. તેઓ પોતાને કદી શાસક ન માનતા, તે જનતાના સેવક જ માનતા હતા. હવે શાસ્ત્રીજી જ્યારે 1926માં લોકસેવા મંડળના સભ્ય બન્યા અને પછી જીવનભર તેમાં રહ્યા હતા. આ સંસ્થા દ્વારા જ એમણે અનેક કાર્યક્રમો કર્યા છે. જેલ યાત્રા એની થઈ હતી તો 1930માં મીઠાનો કાયદો તોડવાના કારણે જેલમાં ગયા. 1942માં કુલ 7 વખત તેઓ જેલમાં ગયા હતા. જુદા જુદા અનુભવો હતા તો જોઈએ કે 1935માં તેઓ સંયુક્ત પ્રાંતીય કોંગ્રેસ સમિતિના સચિવ બન્યા હતા અને ઈસવીસન 1936માં તેમણે ખેડૂતોની પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ કરનારી સમિતિના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા. તેનો જે રિપોર્ટ તેમણે રજૂ કર્યો તેમાં જમીનદારી પ્રથાનો અંત કરવા પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. તેઓ 6 વર્ષ સુધી અલ્હાબાદની જે નગરપાલિકા હતી એના સચિવ રહ્યા હતા. આમ જુદા જુદા પદ ઉપર કાર્ય કરીને ગ્રામીણ અને શહેરી જનતાની જુદી જુદી સમસ્યાઓથી માહિતગાર થયા અને તેના માટે એણે સારું કાર્ય કર્યું. અને પછી આપણો દેશ આઝાદ થયો પછીની વાત કરીએ તો દેશને સ્વતંત્રતા મળ્યા પછી તેઓ યુપી અને કેન્દ્ર સરકારના જુદા જુદા પદ પર રહ્યા. જેમ કે કેન્દ્રીય મંત્રી તરીકે તેણે પરિવહન, સંચાર, વાણિજ્ય, ઉદ્યોગ અને ગૃહ મંત્રાલયની જવાબદારીઓ સંભાળી. દરેક પદ પર રહીને તેમણે પોતાની શાસકીય ક્ષમતાનો પરિચય આપ્યો. તેમનો દ્રષ્ટિકોણ અત્યંત વ્યવહારિક હતો. 19 માસ સુધી પ્રધાનમંત્રીના પદ ઉપર રહીને તેમણે ઉલ્લેખનીય સફળતા અને લોકપ્રિયતા પ્રાપ્ત કરી. શાસ્ત્રીજી કહેતા હતા કે તમારું કર્મક્ષેત્ર ગમે તેવું હોય, સૌથી પહેલાં તમે દેશના નાગરિક છો. સંવિધાને તમને કેટલાક અધિકારો આપ્યા છે તો કેટલાક કર્તવ્યો પણ સોંપ્યા છે. તમને જે સ્વતંત્રતા મળી છે તેનો ઉપયોગ દેશ અને સમાજના હિત માટે કરો, નહીં કે પોતાના માટે. ઓકે, તો આપણું ચેપ્ટર અહીંયા પૂરું થાય છે. હવે શબ્દાર્થ જોઈ લઈ તો દાયિત્વ એટલે કે જિમ્મેદારી, નિષ્કામ એટલે બિના ફલકી અપેક્ષા કિએ બગર, સમર્પણ એટલે સોંપના, અર્પિત હોના, સમન્વય એટલે સંયોગ, નિહિત એટલે ભીતર રહા હુઆ, અંતર્ગત, આસ્થા એટલે શ્રદ્ધા યા તો વિશ્વાસ, વિરાસત મતલબ ઉત્તરાધિકાર અથવા તો વારસો, આહવાન એટલે લલકાર, ચુનૌતી, અન્મૂલન એટલે જળમૂળ સે નષ્ટ કરના, દક્ષતા એટલે નિપુણતા, તરજી મતલબ પ્રાધાન્ય, અગ્રિમતા, પ્રદત્ત એટલે દિયા હુआ, निर्वाचित એટલે चुना हुआ, दीक्षांत समारोह मतलब विश्वविद्यालयों का प्रमाण देने का उत्सव. तो आपको अपनी फेयरबुक में शब्दार्थ लिख लेने हैं. ओके. और अभ्यास का जो पहला है कि प्रश्न नंबर 1 कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए, उसका क्वेश्चन आप लिख कर रखना. ओके. अगले लेक्चर में हम ये लिखेंगे.
जैसे कि पहला है कि शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था और शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उसके बाद ये, अगर महात्मा गांधी आपके सपनों में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे वो सोचिए। संवादों को आगे बढ़ाइए जिसे कम से कम 8 के 10 प्रश्नों को जवाब हो। जैसे कि रिया ने पूछा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। तो वैसे हमको 8 से 10 क्वेश्चन आंसर बनाने हैं। उसके बाद निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप में अनुलेखन करना है। उसके बाद फिर से प्रश्न के उत्तर है, जैसे कि शास्त्री जी ने देश के किस आकांक्षा को पूरा किया और कैसे। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा। तीसरा है शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई। चौथा है छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए थे। और उसके बाद है क्वेश्चन 2, परिच्छेद में रेखांकित शब्द के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर शब्दकोश के क्रम में लिखिए। उसके बाद है इस इकाई में लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। फिर एक स्टोरी है, जैसे कि एक शेर था, उसे अपनी ताकत पर बुरा घमंड था। जंगल के प्राणियों से उनको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। तो अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए और बताइए कि चींटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा होगा। और बाद में हमको भाषा सज्जता देखनी है। ओके, ये है हमारा ये चैप्टर का जितना काम वर्क है वो। तो अगले लेक्चर में हम अभ्यास लिखेंगे, आप क्वेश्चन लिख कर रखना। ओके, और इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप पूछ सकते हो और फेयर बुक में शब्दार्थ लिख लेना। ओके, थैंक यू।